वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस की क्लासेज आपकी कंटिन्यू हैं, जिसमें से सीसीएस पेंशन रूल 2021 की क्लास आज आपकी होने वाली है। तो इस क्लास में क्या पढ़ेंगे हम, टोटल कितने चैप्टर्स होते हैं आपके सीसीएस पेंशन रूल में, कौन सा डिपार्टमेंट है जो इनको रिलीज़ करता है, मिनिस्ट्री कौन सी होती है जिनके अंडर ये आते हैं, कब से ये इफ़ेक्टिव हुए, और कुछ बेसिक डेफिनेशंस, ये सब आपको इस क्लास में देखने को मिलेगा। तो मेनली हम बात करेंगे, तो देखो पेंशन का क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, ये इसकी मिनिस्ट्री है। ठीक है, मेन जो मिनिस्ट्री है, विभाग है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। डिपार्टमेंट जो है वो है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है कि डिपार्टमेंट कौन सा है और आपकी मिनिस्ट्री कौन सी है। तो डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। तो कब से ये इफ़ेक्टिव होता है, ये आपका इफ़ेक्टिव होता है 20 दिसंबर 2021 से। अच्छा, ऐसा क्यों कि 20 दिसंबर 2021 से ये होता है, इसके बारे में भी समझाएंगे आपको। तो 20 दिसंबर 2021 को इसलिए है बिकॉज जो नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट की, वो जिस दिन पब्लिश होती है उसी दिन से इनको कम इनटू इफेक्ट माना जाता है। तो 2021 के अगर पेंशन रूल्स का पूछा जाता है आपसे, तो आपने याद रखना है नोटिफिकेशन की डेट क्या है, 20 दिसंबर 2021। ठीक है, ये चीज़ आपने बस याद रखनी। टोटल चैप्टर्स की बात की जाएगी तो इसमें टोटल 14 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं, टोटल 14 चैप्टर्स। अच्छा, हर एक चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं बेसिक ताकि आपको टाइटल पता लग जाए। तो चैप्टर 1 में आपका प्रीलिमिनरी होता है, चैप्टर 2 आपके जनरल कंडीशंस का आता है, चैप्टर 3 में क्वालिफाइंग सर्विस की बात की जाती है, चैप्टर 4 में एमोल्यूमेंट्स एंड एवरेज एमोल्यूमेंट्स की बात करते हैं, चैप्टर 5 है आपका क्लासेस ऑफ पेंशन एंड कंडीशन गवर्निंग देयर ग्रांट्स। ठीक है, कि पेंशन की क्लास कितनी है, कितने तरह के टाइप्स हैं और क्या कंडीशन है जब उसको ग्रांट किया जाता है। ठीक है, आपको ये चीज़ पता है, अगर कोई क्राइम में इंडल्ज होता है आफ्टर रिटायरमेंट, तो उसकी पेंशन को विद होल्ड किया जा सकता है, डिसमिस किया जा सकता है। ठीक है, ये सारी कंडीशन आपको पता लगेंगी। तो चैप्टर 5 तक आप देख चुके हैं। चैप्टर 6 में क्या है, चैप्टर 6 में है आपका प्री मैच्योर रिटायरमेंट या वॉलेंट्री रिटायरमेंट। प्री मैच्योर पता है आपको और वॉलेंट्री भी पता है। वॉलेंट्री होती है स्वैच्छिक, खुद से जब आप रिटायरमेंट लेते हो एक कंडीशन कंप्लीट होने के बाद। रेगुलेशन ऑफ पेंशन एंड ग्रेच्युटी, फैमिली पेंशन की बात चैप्टर आपके 8 में मिलेगी। चैप्टर 9 में डियरनेस रिलीफ, डीआर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डियरनेस रिलीफ की। चैप्टर 10 में होता है डिटर्मिनेशन एंड ऑथराइजेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ पेंशन एंड ग्रेच्युटी। अच्छा साथियों, चैप्टर 10 में ही बताया जाता है आपको कि किसी पर्सन को, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को कितनी पेंशन मिलेगी। मतलब जो कैलकुलेटिव एरिया है, कैलकुलेशन का तरीका है पेंशन का और ग्रेच्युटी का, वो आपको चैप्टर 10 में पढ़ने को मिलेगा। चैप्टर 11 में बात हो जाती है आपके डिटर्मिनेशन एंड ऑथराइजेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन। चैप्टर 10 में पेंशन की बात है एम्प्लॉय की, और चैप्टर 11 में किस तरह से फैमिली पेंशन और ग्रेच्युटी को बनाना है अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय डाई हो जाता है या मिस हो जाता है सर्विस के दौरान। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, उस बेसिस पे आपका डिटर्मिनेशन एंड ऑथराइजेशन ऑफ द अमाउंट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप चैप्टर 10 आपको याद होगा और चैप्टर 11 आपको फैमिली पेंशन की वजह से याद रहेगा। चैप्टर 12 में होता है फैमिली पेंशन और रेज्यूटरी ग्रेच्युटी की बात करते हैं अगर डिसीज्ड और मिसिंग पेंशनर है। अच्छा, इनमें देखो थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा क्या डिफरेंस है, 11 में डिटरमाइन करना है केवल, 12 में आपको सैंक्शन करना है।
13 में होता है पेमेंट किस तरह से की जानी चाहिए, पेमेंट्स ऑफ पेंशन, और 14 में आता है मिसलेनियस। अच्छा, ये पेमेंट्स ऑफ पेंशन है ना, ये है कि ये बैंक के थ्रू होगी, पोस्ट ऑफिस के थ्रू होगी, ठीक है, किसके थ्रू होगी, ये 2-4 चैनल हैं, हम आपको क्वेश्चन में ये बताएंगे ज़रूर, बिकॉज इससे रिलेटेड हमने एक MCQ भी रखा है और थ्योरेटिकल पोर्शन भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप सबको ये पता लग जाएगा इसके बारे में, ठीक है। अच्छा साथियों, अब बात आती है एप्लीकेबल टू, ये किस किस पे एप्लीकेबल है। तो देखो साफ साफ लिखा है, ये साफ साफ लिखी है ये लाइन, ये किस किस पे एप्लीकेबल है, ये सिविलियन पे एप्लीकेबल है, ठीक है। सिविलियन ऐसे जैसे कि आप नेटर को ज्वाइन करोगे, ठीक है, आप PGI को ज्वाइन करोगे, आप चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को ज्वाइन करोगे, तो ये सब सिविलियन जॉब्स हैं, ठीक है। सिविलियन के साथ साथ वो सिविलियन भी जो डिफेंस में काम करते हैं, बिकॉज आपको पता है डिफेंस में भी सिविलियन होते हैं, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट 31 दिसंबर 2003 से पहले पहले की होनी चाहिए। आपको यही पॉइंट याद रखना है इसमें कि 31 दिसंबर 2003 से पहले पहले की होनी चाहिए, इंक्लूडिंग सिविल गवर्नमेंट सर्वेंट इन द डिफेंस सर्विसेज अपॉइंटेड सब्सटेंसिवली टू सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद अफेयर ऑफ यूनियन इस्टेब्लिशमेंट। बट अभी किस किस पे अप्लाई नहीं होते हैं वो हम बात जरूर करें। ये देखो, डेली रेटेड एम्प्लॉइज जो एम्प्लॉयड है डेली रेटेड, रेलवे एम्प्लॉय पेड फ्रॉम कंटीजेंसीज, पर्सन एंटाइटल्ड टू कंट्रीब्यूटरी PF, मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, पेंशन, रिक्रूटेड फॉर डिप्लोमेटिक कंसुलर इंडियन इस्टेब्लिशमेंट एंड फॉरेन कंट्रीज। ना डेली रेटेड पे एप्लीकेबल है, ना रेलवे के एम्प्लॉय पे हैं, ना उन पे हैं जो पेड फ्रॉम कॉन्टीजेंसीज हैं, ना उन पे हैं जो कंट्रीब्यूटरी PF का यूज़ करते हैं, ना उन पे हैं जो ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर हैं, ना उन पे है जो डिप्लोमेटिक कंसुलर जैसे, ठीक है, या आपका फॉरेन कंट्रीज़ में कोई इंडियन इस्टेब्लिशमेंट में काम करता है, वहाँ पे आपके ये CCS पेंशन रूल्स 2021 एप्लीकेबल नहीं है। आपने यही ज़रूर याद रखना है कि किस पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि होना तो सिविलियन पे है मोस्टली, इंक्लूडिंग डिफेंस सिविलियंस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है साथियों, एक चीज़ आपने और याद रखनी है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है अगर वो ट्रेनिंग पे भी है उस टाइम पे, कब, 31 दिसंबर 2003 से पहले पहले, 31 दिसंबर 2003 से पहले पहले अगर कोई ट्रेनिंग पे भी ज्वाइन करता है, सुनना आप इस चीज़ को, अगर कोई ट्रेनिंग पे भी ज्वाइन करता है तो उसकी अपॉइंटमेंट है वो रेगुलर बेसिस पे होती है उसके बाद, 31 दिसंबर 2003 के बाद। सोचो 31 दिसंबर 2003 से पहले पहले या उसी दिन वो ट्रेनिंग ज्वाइन करता है और उसके बाद में रेगुलर हो जाता है, तो भी उन पे ये रूल एप्लीकेबल हो जाते हैं, ठीक है। बिकॉज कंप्लीशन ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग वॉज एन इसेंशियल फॉर अपॉइंटमेंट ऑन रेगुलर बेसिस टू द पोस्ट। तो इस वजह से क्या होगा, जो उन्हें उस टाइम पे स्टाइपेंड मिला, ठीक है, उस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान, और वो ट्रेनिंग पीरियड भी उनका इंक्लूड हो जाएगा उनकी क्वालिफाइंग सर्विस में, ठीक है। क्वालिफाइंग सर्विस का बताया था ना हमने आपको कि एक चैप्टर है जिसमें क्वालिफाइंग सर्विस की बात करते हैं, तो ये चीज़ आपने याद रखनी। तो साथियों, अभी हमने आपको एक चीज़ बताई कि भाई 31 दिसंबर 2003 से पहले पहले अगर कोई इंडक्शन ट्रेनिंग ज्वाइन करता है, ठीक है, ट्रेनिंग, और उस ट्रेनिंग में उसको स्टाइपेंड मिलता है, तो वो ड्यूरेशन प्लस में अगर वो बाद में रेगुलर होता है जब सर्विस उसकी, तो ये सारा का सारा आपका काउंट किया जाएगा क्वालिफाइंग सर्विस,
ठीक है, मतलब आप पर भी CCS पेंशन रूल्स एप्लीकेबल होंगे। आपको पता है कि पहले जो CCS पेंशन रूल है, जो पहला पेंशन रूल है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। जो CCS पेंशन रूल है, एक तो हम 2021 पढ़ रहे हैं, एक ये 1972 में पहले आया था, ठीक है। तो मेरा मानना ये है, जब 2021 में आपके रूल्स आ जाते हैं तो 1972 वाले एक तरह से आपके लिए ओल्ड वर्जन हो गया, इसीलिए हम 2021 की बात करते हैं। और ना ही आपके नेटर के सिलेबस में ये मेंशन्ड है कि हमने पेंशन रूल्स 1972 पढ़ना है या पेंशन रूल 2021 पढ़ना है। तो ऑब्वियसली क्लियर सी बात है, हम 2021 पढ़ेंगे, बिकॉज लेटेस्ट वर्जन आपका यहीं पे देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, चलो अब आ जाता है कुछ इंपॉर्टेंट आपकी डेफिनेशन है जिसकी हम बात करेंगे। तो साथियों देखो, डेफिनेशंस में क्या है, डेफिनेशंस में है आपका जैसे अकाउंट ऑफिसर। तो अकाउंट ऑफिसर क्या होता है, आप सबको पता होता है, बेसिक सी बात है, एक वो ऑफिसर जो मेंटेन करता है अकाउंट्स को किसी मिनिस्ट्री के या डिपार्टमेंट के या ऑफिस के, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे यूटी हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। जो ऑफिसर मेंटेन करेगा अकाउंट्स, ठीक है, वही कहलाएगा अकाउंट ऑफिसर। बेसिक सी बात है, इसलिए हमने यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब एक अलॉटी होता है। अब अलॉटी का मतलब क्या है, अलॉटी का मतलब वो है जिस गवर्नमेंट सर्वेंट्स को अकोमोडेशन दी जाती है, किस बेसिस पे, पेमेंट ऑफ लाइसेंस फी। आपको पता है जब गवर्नमेंट का आपको क्वार्टर्स मिलते हैं, तो जब आपको क्वार्टर्स अलॉट होता है ना, तो आपको एक लाइसेंस फ़ी पे करनी होती है। वो फ़ी पे करके आप उस अकोमोडेशन को अवेल कर सकते हो, ठीक है, यानी वो चीज़ आपको रहने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आ जाती है जैसे एमोल्यूमेंट्स की। अगर कहेंगे तो एमोल्यूमेंट्स आपको पता ही है सैलरी होती है, और एवरेज एमोल्यूमेंट्स क्या है, वो क्या है वो भी हम आपको बता देंगे, रूल 32 में बताया गया उसके बारे में। तो साथियों भविष्य होता है, भविष्य क्या है, ये एक ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम है जिसकी वजह से आपको सैंक्शन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिए जाते हैं, आपके पेमेंट्स को और सैंक्शन को ट्रैक किया जा सकता है। मतलब एक तरह से ये हो गया जो भविष्य है ना, इसको आप इतना याद रखो, ये आपका ऑनलाइन पेंशन सिस्टम। अब ऑनलाइन पेंशन सिस्टम ऐसा हो गया जैसे आपका नेट बैंकिंग होता है। जैसे नेट बैंकिंग से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं, क्रेडिट देख सकते हैं, डेबिट देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ही वो आपके भविष्य पोर्टल पे हो जाती है, ठीक है। तो भविष्य सिस्टम जो है आपका, वो क्या करता है, वो आपका पेंशन से रिलेटेड वर्क करता है, ठीक है साथियों। चलो एमोल्यूमेंट्स की बात हो ही गई है, तो एमोल्यूमेंट्स का क्या है, एमोल्यूमेंट्स का हम आपको बता ही चुके हैं। देखो एमोल्यूमेंट्स की बात है तो आपका आ जाता है रूल नंबर 31, याद रखना ये बात। 31 होगा एमोल्यूमेंट्स, और साथियों 32 होगा आपका, सॉरी मिस्टेक होगी, दोबारा से बताता हूँ, 31 होगा आपका एमोल्यूमेंट्स, हाँ ठीक बोला मैंने, और 32 होगा आपका एवरेज एमोल्यूमेंट्स, ठीक है। अब ये एमोल्यूमेंट क्या है, एवरेज एमोल्यूमेंट क्या है, तो एक्चुअल में है तो ये सैलरी ही, ठीक है, ग्रॉस बोलते हैं जिसको, टोटल सैलरी। बट क्या है, ये जब हम आपको रूल 31 और 32 पढ़ाएंगे, वहाँ पे इनकी डेफिनेशंस गिवन है, तो अच्छे से हम आपको ये समझा पाएंगे। फैमिली पेंशन की क्या बात है,
तो फैमिली पेंशन में साफ साफ लिखा है, ये रूल 50 के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? रूल 50। और इसमें आपका डीआर इंक्लूड, डीआर को जोड़ा इसमें नहीं जाता है। वैसे आपको पता है पेंशन डियरनेस रिलीफ भी होता है साथ में, लेकिन जब फैमिली पेंशन की बात होगी तो ये डीआर जुड़ेगा नहीं, आपको ये याद रखना है जरूर। ठीक है, फॉरेन सर्विस की बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सर्विस जो आउट ऑफ इंडिया हो और पेमेंट जो उसकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसके अलावा किसी दूसरे तरीके से दी जाए। ठीक है, गवर्नमेंट की परमिशन लेके, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं जाती उनकी पेमेंट। ये बेसिक सी बात है, पहले भी कोई क्वेश्चन हमने कराया है उसमें बता चुके हैं हम आपको कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है ना, जो जिससे सारे मिनिस्टर्स को, सबको, प्राइम मिनिस्टर्स को, सबको पेंशन और सैलरी मिलती है, उसमें से सैलरी इनको नहीं मिलती है। किसको? फॉरेन सर्विस वालों को। ठीक है, इनका दूसरा फंड होता है, गवर्नमेंट के परमिशन से उनमें से अलॉट किया जाता है। तो ये क्लियर हो जाएगा फॉरेन सर्विस। ठीक है, फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट होता है जो जिसके थ्रू ये रूल्स बने हैं। गवर्नमेंट क्या होती है? अगर गवर्नमेंट का मतलब देखो, इन चीज़ों को मैं इसमें लिख ही नहीं रहा हूँ। गवर्नमेंट में का मतलब कोई पूछे तो सेंट्रल गवर्नमेंट, इसीलिए लिखा है ना गवर्नमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपको जो थोड़ा सा समझाना है, ग्रेच्युटी। तो ग्रेच्युटी क्या होती है? ये 3 तरीके से आपको समझनी पड़ेगी। एक तो सर्विस जब आप करते हो उसके हिसाब से आपको ग्रेच्युटी मिलती है, जिसको सर्विस ग्रेच्युटी बोलते हैं, और वो पेबल होती है आपकी रूल नंबर 44 के अंडर। ठीक है, रूल 44 में आपकी पेबल है। एक रिटायरमेंट ग्रेच्युटी होती है और एक आपकी रेजिडुअरी ग्रेच्युटी होती है। ठीक है, कौन कौन सी है? सर्विस ग्रेच्युटी, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और एक रेजिडुअरी ग्रेच्युटी। तो सर्विस वाली आपकी रूल 44 में आती है, रिटायरमेंट वाली 45 के सब रूल 1 में आती है, रेजिडुअरी ग्रेच्युटी है जो आपकी 45 के रूल नंबर सब रूल 3 में आती है। 45 सब रूल 1 रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, 45 सब रूल 3 रेजिडुअरी ग्रेच्युटी, रूल नंबर 44 सर्विस ग्रेच्युटी। तो ये तीनों की तीनों फॉर्म्स हैं जो ग्रेच्युटी की आपने याद रखनी है। ठीक है साथियों, तो साथियों आपको ग्रेच्युटी के बारे में समझ में आया। सर्विस ग्रेच्युटी होती है आपकी, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी होती है और रेजिडुअरी ग्रेच्युटी होती है। जो आपका पूछने वाला क्वेश्चन है वो हमने ज़रूर लिखा है इसमें। ठीक है, जैसे पेबल अंडर रूल, सब रूल 3 ऑफ 45 रूल, सब रूल 1 ऑफ रूल 45, सब रूल नंबर 44। तो ये सारा का सारा आपको याद जरूर रखना है। ठीक है, अच्छा एक और डेफिनेशन आती है, हर चीज़ हमने देखो मेंशन नहीं करी है, उनकी ज़रूरत नहीं है, समझ में आपको इजीली आ जाएगा। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट क्या होता है? एक वो पर्सन जो किसी डिपार्टमेंट का हेड होता है, सिंपल सी बात है। अब हेड ऑफ द ऑफिस क्या है? अब हेड ऑफ द ऑफिस ये होता है जो आपका हेड ऑफ द ऑफिस। ठीक है, मतलब कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तो कोई अथॉरिटी होती है एक तरह से, लेकिन हेड ऑफ द ऑफिस का मतलब होता है गजेटेड ऑफिसर डिक्लेयर्ड। ठीक है, जो आपके फाइनेंशियल पावर्स है ना, एक डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स होता है, आपको ये याद रखना है, ये डेलीगेशंस ऑफ फाइनेंशियल पावर्स। ठीक है, ये आपका एक्ट है या रूल है 1978। इसमें मेंशन्ड है ये चीज़ कि कोई गजेटेड ऑफिसर जो हेड ऑफ द ऑफिस है, ठीक है, बट वो होना क्या चाहिए? गजेटेड ऑफिसर। क्लियर? एक डेफिनेशन आपकी आती है, वो हमने मेंशन नहीं की है, लोकल फंड एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नमेंट। लोकल फंड का क्या मतलब होता है? लोकल फंड का मतलब होता है कि भाई एक वो बॉडी जो एडमिनिस्टर की जाती है बाय रूल या लॉ, ठीक है, और जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है, किस वजह से? खर्चों की वजह से। समझ में आया ना? कोई भी वो लोकल बॉडी
जिनके एक्सपेंडिचर्स आपके अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है, यानी डायरेक्टली जो कंट्रोल होता है, इसीलिए वजह से उनको लोकल फंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट बोला जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपको बताएंगे हम माइनर के बारे में। चलो उससे पहले उससे पहले हम आपको पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी के बारे में समझाएंगे। ठीक है, तो सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो डिसबर्सिंग का क्या मतलब होता है? रिलीज़ करना, बांटना, कि भाई आपको पेंशन है जो देगा कौन। मेन बात ये आती है कि पेंशन देगा कौन, तो कौन देगा? या तो बैंक देगा। अब बैंक में आपको याद रखना है, एमसीक्यू में मैं आपको बताऊंगा ये बात कि बैंक कौन से, जो आरबीआई के कंसल्टेशन से सिलेक्ट की गए हैं फॉर द पेमेंट ऑफ पेंशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉइज। यानी ये वो बैंक हैं जो आपके आरबीआई से कंसल्टेशन के बाद सेलेक्ट किए गए हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, पेंशन रिलीज करने के लिए। सेकंड होते हैं साथों ये आपके पोस्ट ऑफिस। थर्ड होते हैं आपके ट्रेजरी, जिसमें सब ट्रेजरी भी होती है। तो आपको बस सिंपल याद रखना है ट्रेजरी या सब ट्रेजरी। ठीक है, और फोर्थ आपका आ जाता है वही जो मैंने बताया था आपको, अकाउंट ऑफिसर। ठीक है, ये क्या है आपकी? ये पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटीज़ हैं जिनके थ्रू पेंशन रिलीज होती है। चारों के चारों आपने याद रखने हैं। ठीक है, चारों के चारों आपने याद क्यों रखने हैं? क्योंकि इन फोर्थ में से ही आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, कौन सा है कौन सा नहीं, तो इसलिए आपको ये याद रखना ज़रूरी रहेगा। ठीक है साथियों। अच्छा, क्वालिफाइंग सर्विस की बात करेंगे, अब रिटायरमेंट बेनिफिट की बात करेंगे। तो क्वालिफाइंग सर्विस का क्या मतलब होता है? जो भी सर्विस गवर्नमेंट एम्प्लॉई ने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज, डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री में दी है, वो उसकी अकाउंट की जाती है, काउंट की जाती है, ताकि उनको पेंशन रिलीज़ किया जा सके, उस हिसाब से उनकी पेंशन बन सके। ठीक है, जैसे मान लो टोटल किसी ने 32 साल काम किया है, तो 32 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से जो पेमेंट के बेनिफिट्स बनेंगे पेंशन के, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं। ठीक है, बिकॉज कुछ फ़र्क पड़ता है, 30 ईयर प्लस की सर्विसेज से ग्रेचुटी आपको कुछ ज़्यादा मिलती है, इस तरह का प्रोविज़न होता है जो आपको बाद में समझ में आ जाएगा। एक बात होती है आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स की। तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है? जैसे आप बताओ मुझे, रिटायरमेंट के बेनिफिट क्या क्या होते हैं? सर्विस ग्रेचुटी मिलती है, रिटायरमेंट ग्रेचुटी मिलती है, ये सारी चीज़ें आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स में मिलती हैं, इसीलिए बोला जाता है इनको रिटायरमेंट। ठीक है साथियों, एक डेफिनेशन आती है आपकी सर्विस बुक। तो मोस्टली हमारे जो एप्लीकेंट ऑलरेडी वर्क सर्विस में हैं उनको पता है। तो सर्विस बुक क्या होती है? एक बुक होती है। ठीक है, ये कैसी बुक होती है? जिसमें आपका पूरा का पूरा सर्विस रोल लिखा होता है। ये सर्विस रोल होता है, कब आपने छुट्टी ली, कितनी आपने छुट्टी ली, कब आपने एलटीसी अवेल किया, कब आपने ज्वाइन करा, कब आपने रिज़ाइन किया, कब आपने क्या कुछ करा, ये सब इसमें मेंशन होता है। तो इसलिए एक पूरा चिट्ठा होता है ये सर्विस का, सर्विस रोल बोला जाता है जिसको। ठीक है, उन डेफिनेशंस को हमने बिल्कुल मेंशन नहीं किया है जो किसी कोई खास समझने वाली नहीं है, लेकिन आपको बताना जरूरी है। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे हम आपका लिमिटेशन और नंबर ऑफ पेंशन। ये टॉपिक आगे का है, लेकिन हम थोड़ा सा आपको पहले ही समझा देते हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर 2 के अंदर आता है। ठीक है साथियों, ये आपका किस में आता है? चैप्टर 2 के अंदर आता है। और चैप्टर 1 ऑलमोस्ट हम करा चुके हैं अब इसका। तो चैप्टर 2 में क्या है? 2 पेंशन्स आपको एक टाइम पे अर्न नहीं कर सकते, ये बात याद रखनी है बस। अगर आपसे पूछा जाता है तो आपके दिमाग में चलेगा कि यार एक आर्मी की पेंशन, एक वो पेंशन, तो 2 पेंशन एट अ टाइम। तो ऐसे नहीं होता, 2 पेंशन आपको एक टाइम पे नहीं मिल सकती। ठीक है, हाँ, एक टाइम पे ये हो सकता है कि एक जगह से आपको पेंशन मिल रही हो और आप दोबारा से रीएम्प्लॉयड हो, आप जॉब कर रहे हो। क्लियर? पेंशन आपको एक ही मिलेगी।
ये चीज़ आपको क्लियर याद रखनी है। ठीक है साथियों। अच्छा, आगे थ्योरी के और भी क्वेश्चंस होंगे, ऐसे मत सोचना कि अब आप मॉक क्वेश्चंस आ गए, अब क्लास ख़त्म होने वाली है। ठीक है, अभी तक जो पढ़ाया है थोड़ा सा उनके बारे में आपको ब्रीफली समझ में आ जाएगा। तो ये देखो आपके सामने ऑप्शंस दिखाए गए हैं और आपको अब ये बताना है कि आपके पेंशन रूल कब कैम इनटू फोर्स हुई। तो साथियों आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, ये तब से एनफोर्स्ड माने गए हैं जब से ये नोटिफाइड हुए हैं। ठीक है, नोटिफिकेशंस के थ्रू। तो नोटिफाई कब हुई हैं, गवर्नमेंट ने कब नोटिफाई किए? ये किए हैं आपके 20 दिसंबर 2021 को। इसीलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 20 दिसंबर 2021। ठीक है, एक एक चीज़ वो है जो आपको याद रखनी है, पेपर में आपके काम आएगी। चाहे वो नेटर का पेपर हो या कोई असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का पेपर हो या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पेपर हो या आपके गवर्नमेंट के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स हो। ठीक है, जहाँ पे आपका सर्विस रूल्स, CCS रूल्स, ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ये वीडियोज़ आपकी काम आती रहेंगी। तो साथियों मॉक क्वेश्चंस हमने अब स्टार्ट कर दिए हैं अभी, उसके बाद में फिर थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर आपको मॉक क्वेश्चन कराएंगे। तो अगर ये सेशन आपको इंटरेक्टिव लगता है तो इंटरेक्टिव सेशन के लिए आप प्लीज़ लाइक शेयर इस वीडियो को कर देना। ठीक है, फर्स्ट टाइम व्यूअर्स के लिए एक ही मैसेज होता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें। ठीक है, ये चीज़ आपको पता ही है, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल हमारा मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब के नाम से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है साथियों, सेकंड पे बात करेंगे आपके CCS पेंशन रूल 2021 शैल नॉट अप्लाई टू, किस पे अप्लाई नहीं होते हैं। अब देखो ये आपको रिवाइंड करनी पड़ेगी ये चीज़। ठीक है, थोड़ी देर पहले बताया था। तो देखो रेलवे एम्प्लॉयज़ पे नहीं होता, डेली रेटेड एम्प्लॉयड पे नहीं होता, पर्सन पेड फ्रॉम कंटीजेंसी नहीं होता, मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विस पे भी अप्लाई नहीं होता, पर्सन एंटाइटल्ड टू कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड पे भी एप्लीकेबल नहीं होता। तो ऑप्शन सब आपके सामने गिवन है, तो आप फटाक से आंसर कर पाओगे कि भाई ये सारे के सारे हैं जिन पे ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, मतलब नहीं होता, सॉरी नॉट अप्लाई की बात है ना, तो नहीं होता। अब आपने क्या करना है, अब आप वीडियो को कर दो पॉज। ठीक है, इसी टाइम पे वीडियो को कर दो पॉज और मेंशन करके कमेंट में बताओ कि एप्लीकेबल किस पे है ये। और एप्लीकेबल में ना 2 लाइन है, दोनों की दोनों लाइनें आपने लिखनी है, बताना है। ठीक है, कि किस किस पे ये एप्लीकेबल है, आप कमेंट करके हमें बताओ, ये बता सकते हैं। तो आंसर आपका ए हो जाता है साथियों, जो हम आपको बता चुके हैं, आंसर ए है। थर्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको माइनर्स के बारे में। अब देखो ये डेफिनेशन के अंडर था ये क्वेश्चन, लेकिन हमने आपको करवाया नहीं। क्यों? क्योंकि मॉक में कराएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, जब भी किसी को माइनर बोला जाता है ना, तो बच्चों इसका मतलब 15 साल से कम नहीं होता, 17 साल नहीं होता, 18, 21 नहीं होता, 17 नहीं होता, 15 नहीं होता। वो होता है जिसने अभी तक 18 साल अपने कंप्लीट नहीं किए हैं, उसको माइनर बोला जाता है। तो आंसर आप देखोगे तो सी आंसर आपको देखने को मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, साथ के साथ थ्योरेटिकल पोर्शन आपका क्रिस्टल क्लियर होता चलेगा जैसे जैसे आप मॉक क्वेश्चंस करते चले जाओगे। ठीक है, इन मॉक क्वेश्चंस को ही आप अपने प्रैक्टिस के क्वेश्चन समझ लेना। पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटी, ये मुझे लगता है हर एक बच्चा जवाब दे देगा इस क्वेश्चन का। बैंक लाइन लिखी थी हमने केवल पेंशन में, लेकिन आपको बोल के बताया था कि सिलेक्टेड इन कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो बैंक जो RBI से कंसल्ट करके डिसाइडेड है मोस्टली, जैसे आपका आप देखते हो SBI बैंक होता है जिनमें पेंशन आपकी रिलीज होती है, पोस्ट ऑफिस होता है, अकाउंट ऑफिसर होता है। तो ये सारे के सारे आपके हो जाएंगे PD क्या होता है? पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटी, PDA भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आंसर होगा साथियों आपका डी मतलब ऑल ऑफ द अबव। ये आपका आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है साथियों, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है अभी तक का जो हमने पढ़ाया है, फिफ्थ। इसके बाद में थ्योरी के और क्वेश्चंस आपको पढ़ाएंगे, थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर आपको क्वेश्चंस कराएंगे। अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु वॉज प्रीवियसली अपॉइंटेड इन एन ऑटोनॉमस बॉडी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग
जो बंदा पहले ऑटोनॉमस बॉडी में काम कर रहा है, यानी निटर में कर रहा है, पीजीआई चंडीगढ़ में कर रहा है, एम्स में कर रहा है, बिकॉज दीज आर ऑटोनॉमस बॉडीज़, या पीएसयू में करता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे भेल, गेल, सेल, इंडियन ऑयल, ठीक है, और सब्सिक्वेंटली अपॉइंटेड हो जाता है वो प्रॉपर परमिशन लेके अपनी पीएसयू की या ऑटोनॉमस की गवर्नमेंट सर्विस में, ठीक है, 31 दिसंबर 2003 से पहले पहले। तो क्या होगा, क्या वो पेंशन के लिए एलिजिबल होगा? पेंशन और ग्रेचुटी दोनों के लिए एलिजिबल होगा? क्या वो नॉट एलिजिबल होगा? क्या वो एलिजिबल नहीं होगा? तो ये आंसर मैं आपको बता देता हूँ, वो एलिजिबल तो होगा, आंसर इतना ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर ऑप्शन में ग्रेचुटी फॉर द सर्विस रेंडर्ड भी लिखा है तो ज़्यादा ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर ए ना हो के बी होगा, क्योंकि अब क्या होगा, अब उस गवर्नमेंट सर्वेंट को पेंशन के साथ साथ में ग्रेचुटी के बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। ये आपने याद रखना है, उनको पेंशन एप्लीकेबल रहती है, बिकॉज ये काम में ना एक यही लाइन है, प्रॉपर परमिशन। प्रॉपर परमिशन को बोलते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल। जैसे अभी मेरे वो भाई जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं करंटली, और वो एएसओ का फॉर्म, एसएससी का फॉर्म फिल कर रहे हैं एनओसी लेके, ठीक है, अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में जहाँ पे वो भी काम कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर परमिशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर परमिशन का यहाँ और कोई मतलब नहीं है, उसका मतलब है थ्रू प्रॉपर चैनल, ठीक है, उचित माध्यम से उन्होंने अप्लाई किया है, तो इसलिए इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा आंसर बी, ठीक है साथियों। पेंशन एंड फैमिली पेंशन सब्जेक्ट टू फ्यूचर गुड कंडक्ट, इस टॉपिक पे बात करेंगे कि भाई पेंशन और फैमिली पेंशन जो दी जाती है ना, वो आपके गुड कंडक्ट पे दी जाती है। जो लाइन मैंने अभी बोली, कल को आप कन्विक्टेड क्राइम में आप कन्विक्ट पाए जाते हो, सीरियस कोई क्राइम होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे डिफेमिंग गवर्नमेंट की जो इंटीग्रिटी है, सोवरेनिटी है, ठीक है, सिक्योरिटी में कोई देश की कोई दिक्कत आती है, तो आपको ये पेंशन विदहोल्ड की जा सकती है, डिसमिस की जा सकती है, रोकी जा सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी जो इसमें पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो चलिए आपको समझाते हैं। तो साथियों इसमें बात करेंगे हम आपके पेंशन एंड फैमिली पेंशन सब्जेक्ट टू फ्यूचर गुड कंडक्ट। अगर आप फ्यूचर में अपना बिहेवियर अच्छा रखते हो, कोई आपका क्राइम या ऑफेंस नहीं होता है, तो ही आपकी फैमिली पेंशन या पेंशन है वो कंटिन्यू कर पाते हो। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो समझेंगे इसमें। पेंशन जो कंटिन्यूएशन है वो आपके फ्यूचर गुड कंडक्ट पे डिपेंड करती है। इसको विदहोल्ड किया जा सकता है, विड्रॉ भी कर सकते हैं वो आपसे, फुल या पार्शियल, ठीक है, या तो पूरी की पूरी विड्रॉ करेंगे या कुछ विड्रॉ करेंगे। ये जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो डिसाइड करती है। कब? जब आप कन्विक्टेड हो जाते हो किसी सीरियस क्राइम की। तो साथियों आपको बाद में हम ये भी बताएंगे कि सीरियस क्राइम होती क्या चीज़ है, ठीक है, सीरियस क्राइम की डेफिनेशन क्या है वो भी हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो क्लास को आप अटेंटिवली देखते रहो, आपको सब सारा का सारे टॉपिक्स हैं जो समझ में आते रहेंगे। मिनिमम पेंशन रूल की बात है, रूल नंबर 44 में की गई है। थोड़ी देर के लिए मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ये वाली लाइन, बिकॉज ये थोड़ी देर में आपके मॉक क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। आपको याद रखना है कौन सा रूल नंबर था, ठीक है साथियों। चलो नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे सीरियस क्राइम, जो हमने अभी बात की थी कि सीरियस क्राइम के बारे में आपको बताना है। ये क्या होता है, ये एक वो क्राइम है जो आपके ऑफेंस में एडिड है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर 1923 में, ठीक है। किस में है ये? आपका सीक्रेट एक्ट में ये चीज़ मेंशन की गई है 1923 में कि आपका सीरियस क्राइम क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो आपने याद रखना है, अगर कोई पूछता है कि सीरियस क्राइम की जो डेफिनेशन है या मेंशन जो किया गया है किस में किया गया है, तो आप बोलोगे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 में इसको मेंशन किया गया, ठीक है साथियों। अब एक वर्ड और आता है आपका ग्रेव मिसकंडक्ट, ठीक है। क्या आता है? ग्रेव मिसकंडक्ट। अब इसकी बात करेंगे हम, तो ये क्या होता है, ये आपका डिस्क्लोजर है सीक्रेट ऑफिशियल कोड का, पासवर्ड का, किसी नोट का, किसी प्लान का, किसी स्केच का, किसी पेपर का, किसी रिपोर्ट का, किसी सैंपल्स का, या इलेक्ट्रॉनिक डाटा कोई भी फॉर्म होगी। मतलब
आपको बताना चाहेंगे अगर इसमें इंफॉर्मेशन वर्ड भी ऐड कर दिया जाए ना तो भी ये वही बात हो जाती है। तो किसी भी चीज़ का डिस्क्लोजर होगा अगर सीक्रेट, ऑफिशियल कोड, पासवर्ड किसी भी चीज़ का, तो वो आपका माना जाता है ग्रेव मिसकंडक्ट। आपको याद रखना है, मिसकंडक्ट का मतलब मिसबिहेवियर, गलत तरीके, लेकिन ग्रेव मिसकंडक्ट का मतलब हो जाएगा आपकी सीक्रेट जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशंस हैं उनको डिस्क्लोज करना। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। CCS पेंशन रूल 2021 की क्लास हम आपके साथ कर रहे हैं अभी, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे सारे के सारे उन एग्जाम्स में जहाँ पे आपका सर्विस रूल्स या CCS रूल्स पूछे जाते हैं। तो साथियों, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो आपका इंटेलिजेंस में या सिक्योरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, तो उसके या फिर जो सेकेंड शेड्यूल है राइट टू इन्फॉर्मेशन का, उसमें भी ये बात मेंशन्ड है आपकी कि विदाउट प्रियर क्लियरेंस फ्रॉम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन कोई भी वो पब्लिकेशन नहीं कर सकते आफ्टर रिटायरमेंट। किस तरह के मटेरियल्स की पब्लिकेशन नहीं कर सकते वो अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, बात आपने क्या समझनी है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो इंटेलिजेंस में काम करता है, बिकॉज आपको पता है इंटेलिजेंस सिक्योरिटी का हाई सिक्योरिटी पर्पस के लिए की जाती है ये सारी चीज़ें, तो इनका डिस्क्लोजर है या कोई बुक है या कोई पब्लिकेशन है वो आप रिटायरमेंट के बाद नहीं कर सकते बिना किसी परमिशन के। उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो आपको अभी हम बताएंगे। उसमें देखो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के डोमेन के बारे में सिक्योरिटी भाई आपका कैसे काम करता है, इंक्लूडिंग एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्सनल एंड हिज डेजिनेशन की, कौन कौन जॉब करता है उनकी कोई आप बात नहीं करोगे। किसी एक्सपर्टाइज की या नॉलेज गेन की है जो आपने उस वर्किंग टाइम में ऑर्गेनाइजेशन के, वो आप शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, कि भाई किस तरह से वर्किंग है आपके ऑर्गेनाइजेशन की, क्या क्या आपका एक्सपीरियंस है, वो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। ऐसा बोला जाता है आपका आफ्टर रिटायरमेंट, जब आप काम करते हो किसी इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे आपकी कौन सी होती हैं, CBI होती है, रॉ होती है। ठीक है, इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी तो आप आफ्टर रिटायरमेंट क्या है, डिस्क्लोजर किसी भी फॉर्म में, पब्लिकेशन की फॉर्म में नहीं कर सकते। चीज़ें आपने याद रखनी है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो साथियों, कौन कौन सा होता है, आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस होती हैं, ऐसे डिस्क्लोजर जिनकी वजह से सॉवरेनिटी और आपकी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, तो इस क्लास में आपको पता लगा कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस हैं, इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते थे तो आफ्टर रिटायरमेंट आप डिस्क्लोजर नहीं कर सकते, कोई आप पब्लिकेशन नहीं कर सकते जिसमें आपके ऑर्गेनाइजेशन के डोमेन के बारे में पता लगता हो, किसी उस इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगता हो जिसमें आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन काम करता था, क्या उनका डेजिनेशन था, क्या आपकी नॉलेज रही, वो आप शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, बिकॉज मामला किसका है, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का है और सॉवरेनिटी का है। ठीक है, सेंसिटिव केसेस होते हैं ये सारे के सारे। तो सो दीज गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट गिव एन अंडरटेकिंग। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, छोटा सा पॉइंट है। अंडरटेकिंग क्या है, एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को साइन करना है, उसमें अंडरटेकिंग देनी है कि भाई किसी भी तरह की जो पब्लिकेशन है मैं नहीं करूँगा, डोमेन इन्फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कल्चर, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन, वो हम कुछ भी नहीं करूँगा मैं आफ्टर रिटायरमेंट, ऐसा अंडरटेकिंग दिया जाता है। ठीक है, अब देखो क्लेम करना है टू पेंशन या फैमिली पेंशन, आपको यही चीज़ें याद रखनी है। क्लेम कौन करेगा भाई, वो गवर्नमेंट सर्वेंट करेगा जो रिटायर हो जाएगा या वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेगा या किसी वजह से उसकी जो सर्विस है वो कंप्लीट होकर उसको एलिजिबल हो जाए वो रिटायरमेंट के लिए। तो रूल 5 में ये चीज़ बताई गई है कि आपको क्लेम कैसे करना है। तो साथियों, कैसे क्लेम करते हैं, तो आपको पता है क्लेम कब कर सकते हो, जब आप रिटायर होते हो या डिस्चार्ज होते हो या रिज़ाइन करते हो या डाई होते हो। ठीक है, डाई के केसेस में भी आपका पेंशन का होता है। तो अब एक चीज़ याद रखनी है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या होता है। तो डेट ऑफ रिटायरमेंट होता है आपका लास्ट कंप्लीट वर्किंग डे। ठीक है, आपने याद रखना है कौन सा होता है, आपका लास्ट कंप्लीट वर्किंग डे आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट माना जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर डेट ऑफ डेथ होती है, ठीक है, वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में होने के बावजूद अगर किसी एम्प्लॉय के साथ ऐसी दुर्घटना होती है तो उस डेट ऑफ एक्सीडेंट को
आप कंप्लीट वर्किंग डे मान के चलोगे, ऐसा मेंशन्ड है आपके CCS पेंशन रूल्स के अंदर। ठीक है, किस में मेंशन्ड है? ये पेंशन रूल्स में मेंशन्ड है। और जो आपका क्लेम टू पेंशन है, मैं फिर आपको रिपीट करा रहे हैं हम, रूल 5 के अंदर आता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ी देर में आपको पूछेंगे, तो आप शायद कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पावर टू विदहोल्ड और विदड्रॉ पेंशन। अब देखो पावर की बात की गई है, अगर कौन है जो आपकी पावर को विदहोल्ड कर सकता है या विदड्रॉ कर सकता है, ये बात आपके रूल 8 में बताई गई है। ठीक है, किस में बताई गई है? ये आपके रूल 8 में बताई गई है। तो देखो क्या होता है, UPSC के साथ में आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उनके फाइनल ऑर्डर के बिना, उनके कंसल्टेशन के बिना किसी की पावर नहीं है जो विदहोल्ड करे या विदड्रॉ करे पेंशन को। ठीक है, एक जो पेंशन को आप रिड्यूस भी कर सकते हो या विदहेल्ड भी कर सकते हो, लेकिन जो रिडक्शन है वो आपका मिनिमम पेंशन से कम नहीं हो सकता। ये बात आपने याद रखनी है कि जो मिनिमम पेंशन है, अब मिनिमम पेंशन ना रूल 44 में मेंशन्ड है, याद रखना, थोड़ी देर में सारी चीज़ें आपके काम आएंगी। रूल 44 का मतलब क्या है? आपका मिनिमम पेंशन कितनी होनी चाहिए। रूल 8 का मतलब क्या है कि पावर किसकी है कि कोई विदहोल्ड कर सकता है या कोई विदड्रॉ कर सकता है आपकी पेंशन को, ये चीज़ें उसमें मेंशन है। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे एक छोटा सा मॉक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ग्रेचुटी शैल बी पेड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एंड इश्यू ऑफ फाइनल ऑर्डर्स। जो आपकी ग्रेचुटी होती है, आपको पता है ना पेंशन के साथ में ग्रेचुटी मिलती है, तो जो ग्रेचुटी दी जाती है किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो कंक्लूज़न जब तक नहीं निकलता किसी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स का, अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई है जो डिपार्टमेंट की तरफ से या कोर्ट की तरफ से चली हुई है, तो तब तक क्या होगा, ग्रेचुटी को इशू उनको नहीं किया जाता। किसको? गवर्नमेंट सर्वेंट को। ठीक है, तो क्या ऐसा है या नहीं है, आपने सिंपल जवाब देना है यस और नो में। ठीक है, तो ये बात शायद आपको पता होगी, नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं। ऐसे केस में यस होता है, मतलब ग्रेचुटी को नॉट पेड अगर लिखा होता है यस होता है, यहाँ पे नो आंसर आएगा आपका, यानी ग्रेचुटी को नहीं पे किया जाएगा। ठीक है, तो सिंपल आंसर आपके सामने है नो ग्रेचुटी। क्लियर? ये लाइन आपको क्लियर होगी कि उनको कोई ग्रेचुटी नहीं दी जाती है। ठीक है साथियों, चैप्टर 3 को पढ़ने से पहले वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक शेयर कर देना। ठीक है, सामने आपका बेल आइकन है, वो साथी ज़रूर उसको प्रेस करके सब्सक्राइब करें चैनल को, जो हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं। चैप्टर 3 आपका आ जाता है क्वालिफाइंग सर्विस से रिलेटेड। क्वालिफाइंग सर्विस का क्या मतलब होता है? पेंशन का सारा लेना देना क्वालिफाइंग सर्विस पे ही होता है, कि आपकी सर्विस 30 ईयर्स की है या 35 ईयर्स की है या 29 ईयर्स की है। जो बेनिफिट्स 29 ईयर्स में मिलेंगे उससे ज़्यादा बेनिफिट आपको 35 ईयर्स में मिलेंगे। ठीक है, तो एज सच ऐसी सारी चीज़ें इनमें मेंशन्ड हैं, उनको समझने से पहले हम समझते हैं क्वालिफाइंग सर्विस आपकी होती क्या है। ठीक है, तो कमेंसमेंट आपका क्वालिफाइंग सर्विस का कब से होता है? जो आपने सर्विस दी है डिपार्टमेंट में, उसको बोलते हैं आपका क्वालिफाइंग सर्विस। ठीक है, सर्विस रेंडर जो आपने की है 18 साल की एज से पहले, वो काउंट नहीं होती है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, लेकिन ये 18 साल से एज वाली कहीं भी काउंट होती है क्या? बिल्कुल काउंट होती है। वो होती है आपकी मिलिट्री सर्विसेज में। आपको पता है कोई जनरल ड्यूटी में या टेक्निकल में, आपको पता है 17 ईयर्स में 16.5 ईयर्स, एनडीए में कोई बच्चा होगा वो 17-16 ईयर में चला जाता है, तो उनको क्या होता है, उनकी सर्विस में वो काउंट होता है। वो उनके रूल नंबर 20 में मैंशनड है ये वाली लाइन। ठीक है, केस ऑफ काउंटिंग ऑफ मिलिट्री सर्विस फॉर सिविल पेंशन अंडर रूल 20। रूल 20 में ऐसा मेंशन्ड है अगर मिलिट्री का केस होता है तो। ठीक है साथियों, अच्छा, काउंटिंग ऑफ सर्विस प्रोबेशन पीरियड पे, अब जैसे आप नेटर ज्वाइन करोगे तो आपको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है जो सर्व करना पड़ेगा डिपार्टमेंट में, तो क्या वो भी क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होता है? ओब्वियसली काउंट होता है। बस आपको रूल नंबर याद रखना है, रूल नंबर है आपका 16। ठीक है, तो 16 रूल नंबर में आपका ये मेंशन्ड है कि जो सर्विस आपने प्रोबेशन के टाइम पे डिपार्टमेंट में दी है, जब तक आप कंफर्म नहीं हुए थे, वो भी आपकी क्वालिफाई होती है। क्वालिफाई का मतलब होता है सिंपल कि वो आपकी सर्विस का पार्ट है। ठीक है, कहाँ पे पार्ट नहीं है वो भी मैं आपको समझाऊंगा कब वो पार्ट नहीं होता। तो रूल नंबर आपने ज़रूर याद रखना है। काउंटिंग ऑफ सर्विस ऑन प्रोबेशन आपका रूल नंबर 16 के अंदर आता है। ठीक है, रूल 20 में
आपका मेंशन किया जाता है कि मिलिट्री सर्विस की जो काउंटिंग है वो 18 ईयर से बिलो भी हो जाती है क्वालिफाइंग, अगर केस मिलिट्री का होता है तो। ठीक है, तो इतना समझाया, होपफुली आपको समझ आया होगा। अब बात करेंगे काउंटिंग ऑफ सर्विस एज अप्रेंटिस। तो ये जो आप अप्रेंटिस पे जो बंदे होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, उन कैंडिडेट्स को क्या सर्विस को क्वालिफाइंग माना जाता है उस टाइम पे जो वो अप्रेंटिस होते हैं। रूल नंबर 17 में बात की गई है इसकी। तो साथियों नॉट क्वालिफाई सर्विस होती है वो, मतलब उसको क्वालिफाइंग सर्विस में नहीं जोड़ा जाता। किसको छोड़ के, मतलब वैसे तो नॉट क्वालिफाइंग है, लेकिन क्वालिफाइंग कहाँ पे है, जब आप सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस में जॉब करते हो अप्रेंटिस के तौर पे। किसमें? इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ठीक है, या तो आप इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट करो या डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट करो। दोनों डिपार्टमेंट आपने याद रखने हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं? या तो डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट या इंडियन ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट। इन दोनों में आपने अगर अप्रेंटिस भी की है तो आपकी सर्विस क्या होगी? आपकी सर्विस होगी यस, यानी क्वालिफाई होगी आपकी सर्विस, याद। ठीक है, उसको जोड़ा जाएगा। लेकिन वैसे नॉर्मली नॉट क्वालिफाई होता है अगर आप नेटर में करते हो, पीजीआई में करते हो, एम्स में करते हो, पोस्ट ऑफिस में करते हो, आप कहीं भी करते हो, वो नॉट क्वालिफाई। ठीक है, तो इन दो डिपार्टमेंटों को जरूर याद रखना अगर आपने अपनी प्रिपरेशन एक अलग लेवल पे करनी है तो। ठीक है, हर चीज़ का जो एक्सेप्शन होता है ना वो बहुत याद करना ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में एक्सेप्शन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है साथियों, अब होगी आपकी काउंटिंग ऑफ सर्विस एज एन अप्रेंटिस एक्सेप्ट इन केस ऑफ सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस अप्रेंटिस इन द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट इज। अब इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने नहीं दिया तो समझ लेना आप क्लास अच्छे से देख नहीं रहे हो, क्योंकि यही लाइन बताई है, इसी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये आपको मॉक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ऑप्शन वाइज। ठीक है, तो साथियों क्या होगा वो आपका क्वालिफाइंग होगा। यही हमने इसीलिए पूछा है। ठीक है, क्या होगा? वो क्वालिफाइंग होगा। अगर इन दोनों डिपार्टमेंट को कट कर देता हूँ, मैं सिंपल मेंशन करता हूँ, तो आप बोलोगे सर कि ये नॉट क्वालिफाइंग है, क्योंकि क्वालिफाइंग केवल दो डिपार्टमेंट्स के अंडर मेंशन्ड है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट और आपका दूसरा कौन सा बताया था हमने आपको, जो मिलिट्री का या डिफेंस का अकाउंट डिपार्टमेंट था। ठीक है, तो आपने दोनों याद रखने। तो आंसर यहाँ पे ए हो जाता है आपका। क्वेश्चन 7 की बात करेंगे, रिड्यूस्ड पेंशन या विदहेल्ड पेंशन। वो आपकी रिड्यूस की जाती है बिलो द अमाउंट ऑफ, मतलब नहीं की जाएगी। कितने अमाउंट तक आपकी वो जो पेंशन है उसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता? 50% ऑफ द टोटल पेंशन, मिनिमम पेंशन, या 18,000। यहाँ पे आप रुपीज़ लिख लेना इसको। ठीक है, 18,000 को रुपीज़ लिख लेना, या आपका नन ऑफ द अबव। तो साथियों ये बात हम आपको ना बता चुके हैं, ये आपका आएगा मिनिमम पेंशन। क्या आएगा? मिनिमम पेंशन। साफ साफ वर्डों में ये बात समझाई थी आपको कि मिनिमम पेंशन से कम नहीं हो सकती आपकी रिड्यूस्ड पेंशन या आपकी विदहेल्ड पेंशन। क्लियरली मेंशन्ड है, हमने आपको समझाया है। ठीक है, तो आंसर साथियों बी देखने को मिलेगा आपको। अब देखो जो चीज़ पूछूंगा ना वो पिछले वाले क्वेश्चन से निकल के आता है कि भाई बताओ मिनिमम पेंशन कहाँ पे मेंशन्ड है आपके सीसीएस पेंशन रूल 2021 में, है ना। अब वो बच्चे फंसेंगे जो इधर उधर देख रहे थे पढ़ने वाले टाइम पे। चलो याद करो इस चीज़ को कि आपका कौन सा चीज़ होगी इसमें। रूल 8 के अंदर था क्या? 10 में था, 43 में था, 44 में था। ठीक है, 5 सेकंड का टाइम आपके लिए, फिर मैं आपको आंसर बता ही दूंगा। तो एस्पिरेंट सारे के सारे बच्चे जो ध्यान से नहीं देख रहे उनको बता देते हैं कि आंसर आपका होगा रूल नंबर 44। रूल 44 में मेंशन्ड है आपका कि मिनिमम पेंशन कितनी होनी चाहिए। ये बात मैं आपको अभी बता ही नहीं रहा कि कितनी होनी चाहिए। मिनिमम पेंशन का आर्टिकल आएगा, रूल 44 आएगा, हम आपको समझा देंगे ये वाली बात। ठीक है साथियों, तो आंसर आज का डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखने को मिलता है किसी क्राइम को जो आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के अंदर आता है उसको कौन सा क्राइम बोला जाता है? उसको क्राइम तो बोला ही जाता है, बट सीरियस क्राइम या ऑफेंस या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको समझाई थी हमने डेफिनेशन कि सीरियस क्राइम होता क्या है। ठीक है साथियों, इसको सीरियस क्राइम बोलेंगे। ये क्वेश्चन हमने देखो अपने तरीके से बनाए, पेपर में पूछे जाएँ चाहे तोड़ मरोड़ के जैसे भी हो सकता है पूछे जाएंगे। सीरियस क्राइम इन्वॉल्विंग एन ऑफेंस अंडर द विच एक्ट, तो आप बोलोगे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। ठीक है, तो जैसा मर्जी तरीका हो आपने याद रखना है। तो आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको बी।
ठीक है, सीरियस क्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा साथियों, डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या होती है आपकी? प्रीवियस डे ऑफ रिटायरमेंट को बोला जाता है, या लास्ट डे ऑफ द मंथ बोला जाता है, या लास्ट वर्किंग डे को बोला जाता है, या डे आफ्टर रिटायरमेंट बोला जाता है? तो देखो बच्चे, आंसर तो इसका ये है लास्ट वर्किंग डे, लेकिन कुछ बच्चों को लगेगा सर लास्ट डे ऑफ मंथ ही होती है रिटायरमेंट, तो ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा? तो दोस्तों ये इसलिए नहीं होगा बिकॉज लास्ट डे ऑफ मंथ आंसर तब होता जब ऑप्शन में लास्ट वर्किंग डे नहीं होता। तो क्यों? क्योंकि आप सोचो वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले रहे हो, हर केस को ध्यान में रखना है ना। वॉलेंट्री रिटायरमेंट मान लो आपने 9 मई को लेनी है, तो 9 मई ही आपका वर्किंग डे होगा ना, उस मई का लास्ट मई थोड़ी होगा 31 मई। ये चीज़ आपने याद रखनी है बस, सिंपल सी। इसीलिए डेट ऑफ रिटायरमेंट का सीधे सीधे सिंपल वर्डों में आपने बोलना है लास्ट वर्किंग डे इज कॉल्ड द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, इतनी सी बात है जो आपको याद रखनी है और समझनी है। ओके साथियों, तो खैर अल्टीमेटली आपकी क्लास आज की ख़त्म होगी यहीं पे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कांटेक्ट करें हमसे manatofficial14@gmail.com पर। कोई साथी निटर, ASO, SSA और अपना सेक्शन ऑफिसर के कोर्स से रिलेटेड, PDF से रिलेटेड, मॉक टेस्ट से रिलेटेड कोई बात करना चाहता है तो आप हमारे मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे विजिट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं manatofficial14@gmail.com पर। ठीक है साथियों, तो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहिए और स्टे हाइड्रेटेड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।